जा रहा हूँ। इसको ज़रा देखिएगा ताकि ये कल हमें कुछ क्वेश्चंस मुझे रिसीव हुए थे। क्वेश्चंस की बेस पे हम ये स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। देखिए भाई, ये आगा खान AKU के ऊपर जो आपके पास प्लेटफॉर्म है, वहाँ से मैंने ये पूरी बुक के क्वेश्चंस जो थे वो बच्चे ने मुझे भेजे थे। तो पहले तो उनको बहुत बहुत शुक्रिया बच्चे का जिसने ये एफर्ट करी है। और अब जो है वो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आयशा जो है उन्होंने बात बताई। तो ये असल में नॉलेज बेस, नॉलेज प्लेटफॉर्म के नाम से था। ठीक है, ये AKU का है 2022 के लिए। अभी मैं सॉल्व करा रहा हूँ। ये क्लास 9th का फिजिक्स का है। ठीक है, करके देखते जाएंगे और चेक करेंगे कि ये क्या और किस तरीके से किया। द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट्स द पाथ। एक डायग्राम है जो कि पाथ को रिप्रेजेंट कर रही है। टेकन बाय अ गर्ल फ्रॉम स्कूल टू होम, यानी कि ये स्कूल से होम, स्कूल से जो घर जा रही है बच्ची, उसने इस पाथ को क्या किया है, फॉलो किया। अब अगर आप ये देखिए कि अगर वो बच्ची ये पाथ फॉलो कर रही है तो ये स्ट्रेट पाथ नहीं है, ये अब्रप्ट इरेगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो इसको हम था कि अगर ये डिस्टेंस बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में यहाँ से यहाँ पर बराह रास्त कवर होता, इस लाइन को मैं क्या कह सकता था, डिस्प्लेसमेंट कह सकता। ये वाली लाइन जो है ना, ये कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट। तो अभी देखिए ये क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्कूल। तो देखिए मैंने डिस्प्लेसमेंट बताया स्ट्रेट होगा, तो डिस्प्लेसमेंट की लाइन जो होगी वो क्या होगी, ये वाली। ठीक है, और इसके अंदर यानी कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, बी। अच्छा, इसके अंदर जो डी है, ये डी जो है ये आपको कहलाएगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अगर मैं डी को देखूं तो ये मेरे पास कहलाएगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर डिस्प्ले। यानी कि नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं कि 5 मीटर, फिर इस डायरेक्शन में चले हैं कितने मीटर, 7 मीटर, और फिर इस डायरेक्शन में आए हैं 2 मीटर। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये चीज भी है कि यहाँ पे देखिए ये जो मूवमेंट हो रही है ये 90 डिग्री पे टर्निंग है, और ये भी टर्निंग 90 डिग्री पे आ रही है। अच्छा, अब आप जहाँ पे पहुंच रहे हैं, सपोज इस पॉइंट पे पहुंचे, यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, या तो डिस्टेंस हो सकता है और मैं इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट है वो कहलाएगा, और यहाँ से यहाँ तक 2 हुआ, तो 7 और 5 12 13 14 14 मीटर जो है वो आपके पास क्या आएगा, डिस्टेंस। जबकि डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल लोकेशन और द पोजीशन, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा, हमने शायद उल्टा लिख दिया, इसको डिस्टेंस कर लीजिए। ठीक है, ये डिस्टेंस आया और ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितने मीटर आ रहा है, और 14 मीटर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है। अब देखिए क्या कहते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि जैन जो है गोज टू विजिट अ फ्रेंड स्ट्रीट टेकिंग अ पाथ शोन विद अ सॉलिड लाइंस के थ्रू शोन। हाउ मच डिस्टेंस डिड ही कवर्ड व्हेन द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्टेंस, हाउ मच डिस्टेंस डिड ही, इसने डिस्टेंस कितना कवर किया, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या था। भाई देखिए डिस्टेंस इसने कवर किया 14 मीटर और डिस्प्लेसमेंट क्या था, 8 मीटर। 14 मीटर और 8 मीटर, मेरे ख्याल में 3 जो है वो ज्यादा नहीं। अ कार ट्रेवलिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर, एक गाड़ी जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर पे डिसलरेट हो रही है, यानी कि उसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज कर रही है, रिड्यूस हो रही है वेलोसिटी, यानी कि एक्सेलरेशन ए की वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव आएगी, विद एन एक्सेलरेशन ऑफ इतना, जबकि उसका एक्सेलरेशन कितना दिया गया। देखिए ये दोनों चीजें किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ, तो एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगर मीटर की जगह मैं किलोमीटर लिख दूं और सेकंड की जगह आवर लिख दूं, तो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगी, किलोमीटर पर आर स्क्वायर बन जाएगी। तो इन्होंने पर आर स्क्वायर, यानी कि ये चीज
अ कार ट्रैवलिंग एट इतनी, यानी कि ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी हुई गाड़ी की, फिर वो डिसेलरेट हुई कितने रेट के ऊपर, इतने, यानी कि ये क्या हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या चीज़ आ गई, इसका एक्सेलरेशन आ गया। इन 4 सेकेंड्स, ये काम कितनी देर में होता रहा है, 4 सेकेंड, यानी कि ये टाइम भी आ गया। व्हाट इज इट्स फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी के लिए आप क्या करें कि आपके पास फॉर्मूला ए इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। तो आपने फाइनल बतानी है तो वी एफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी आई प्लस 81st इक्वेशन ऑफ मोशन। वी आई कितना है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 80, अभी इसको किलोमीटर पर आवर में ही रख लें उससे कोई, क्योंकि आंसर भी किलोमीटर में ही दिया हुआ। तो 80 किलोमीटर पर आवर प्लस एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन 20 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो इसमें हम -20 रखेंगे क्योंकि डिसेलरेशन रिटार्डेशन, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या करेंगे 4 करेंगे। ठीक है, कितने सेकंड्स में हो रहा है 4 सेकंड, 20 चौक 80, 80 आएगा और -80। इसका मतलब क्या हो गया कि 4 सेकंड के बाद गाड़ी की स्पीड क्या हो जाएगी, 0 किलोमीटर पर आवर, यानी कि गाड़ी को 4 सेकंड के बाद रुक जाना चाहिए। अब देखो भाई क्यों रुकेगी, शुरू में इसकी स्पीड थी 80 और किस रेट पे डिक्रीज हो रही है 20। तो बताइए जब पहला आर गुजरेगा तो 80 से ये किस पे आ जाएगी 60 पे, दूसरे में कितनी आ जाएगी 40 पे, तीसरे में कितने पे आ जाएगी 20 पे, और चौथे में किस पे आ जाएगी, जब चौथे में पहुंचेंगे तो 20 और कम कर देंगे तो ये किस पे आ जाएगी 0। यानी कि गाड़ी जो होगी वो किस में आ चुकी होगी, रेस्ट में आ चुकी। तो इसका आंसर क्या होगा, 0 किलोमीटर पर आवर। तीसरा देखें, बॉडी इज एक्सेलरेटिंग, एक्सेलरेट्स का मतलब क्या है, उसकी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, स्पीड बढ़ रही है, ऑफ इतने न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड, व्हाट इज द मास ऑफ दैट बॉडी, तो आप उसका मास बताइए। तो ये तो सिंपल सी चीज है कि ये इन्होंने कौन सा एफ इज इक्वल्स टू एम ए का फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर। एम जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ ओवर ए। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, फोर्स कितनी है 3690, और ये कितना है 18। देखिए यूनिट्स देख लें, न्यूटन और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो सही है यूनिट्स। तो 360 और 18 चेक कर लें आप, 3690, 20205 किलोग्राम आ जाएगा। 205 किलोग्राम है ये दिया हुआ है, लिहाजा ये कहीं ना कहीं किसकी बात कर रहे होंगे, ये मोमेंटम की बात कर, ठीक है, क्योंकि मोमेंटम पी जो होता है वो मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के इक्वल। शोन मोमेंटम ऑफ द मूविंग ट्रक, इस मूविंग ट्रक का मोमेंटम क्या होगा, तो भाई ये तो आसान सा हो जाएगा कि आप दोनों को मल्टीप्लाई, 4 दुनिया 8, 4 दुनिया 8, ठीक है, 000 न्यूटन सेकंड्स इसकी यूनिट हो सकती है। ठीक है, तो ये आ जाएगा न्यूटन सेकंड या किलोग्राम मीटर पर सेकंड, दोनों लिखे जा सकते। अगला देखें भाई, if c of square पावर 8 मीटर पर सेकेंड, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 3 3 का क्या हो जाएगा 9, और 8 के पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, तो ये वाली चीज आ रही है। एंड मास कितना दिया गया है, इतने किलोग्राम दिया गया। देन अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन फेमस इक्वेशन E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर के ऊपर द वैल्यू ऑफ E इन साइंटिफिक नोटेशन पे क्या हो, अगर मास इतना दिया जाए तो भाई देखिए इसको आप सॉल्व कर डालिए। फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल्स टू m 9 into 10 is power 16। अब आप देखिए 9 7 से 63 आ जाएगा ये तो, और इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगी -3 और +6 +3 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास एनर्जी आ रही है इन जूल्स, एनर्जी की यूनिट जूल्स होती है, लेकिन पॉइंट यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट को यहाँ से उठाएंगे और किस तरफ लेके आएंगे, इस पोजीशन पे। जब आप यहाँ पे लाएंगे तो ये आपके पास किस तरीके से आ जाएगा 6.3 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर, जब देखिए 63 से 6.3 ये नंबर यूनिट क्या रहेगी इसकी, जूल्स। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 6.3 इंटू 10 पावर 4 जूल्स, 6.3 इंटू 10 पावर 4 जूल्स आना चाहिए। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा 31 और 16 कैसे करेंगे, देखिए भाई
-31 -16 15, यानी कि -15 आंसर देगा। ये जो आंसर आ रहा होगा ये -15 आ रहा होगा। यहाँ पे जो आंसर आएगा ये -15, -15। अब जब पॉइंट यहाँ से हम मूव करूंगा तो एक पावर इंक्रीज, तो 15 से क्या हो जाएगी, पावर इंक्रीज हो गया 14 हो जाएगी। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 6.3 इंटू 10 पावर -14। तो 6.3 इंटू 10 पावर -14, सही। अच्छा जी, इसके बाद क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन दिस। अब सिग्निफिकेंट डिजिट्स आपने बताने हैं इसके अंदर। तो आपको ये चीज सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर आपको याद हो कि अगर 7005 लिखा हुआ है तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दें इंटू 10⁻0। पॉइंट यहाँ से आता 1 2 3, यानी कि 7.0050 इंटू 10⁻123 ये आया। इसको खत्म कर दीजिए तो यहाँ पे नंबर्स काउंट कर लें कितने बन रहे हैं, तो 1 2 3 पर बन रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स 5। अच्छा, इसका एक चीज और भी है कि जीरो के बाद अगर कोई जीरो, पॉइंट के बाद अगर कोई जीरो आ रहा है तो ये सिग्निफिकेंट कहलाता है, ठीक है। और लास्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले जितने भी जीरोस आएंगे वो सारे सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। हाँ, अगर एक जीरो यहां पर भी होता तो फिर इसको हम रिमूव कर देते। तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होंगी वो क्या होंगी, 5। द टाइप ऑफ मोशन ऑफ सिंपल सिंपल पेंडुलम जो होता है वो आपको पता है कि पेंडुलम जो होता है वो ऐसे वाइब्रेट कर रहा होता है, ऐसे जब आप उसको हिला के छोड़ते हैं तो ये ऐसे वाइब्रेशन हो रही है। तो इसकी मोशन या मूवमेंट जो होगी वो वाइब्रेटरी मोशन। अच्छा जी, अब ये क्या कह रहे हैं कि गिवन दैट मैस m1 जो है ये 45 का है, ठीक है। m1 कितना है, 45 है, m2 36, यानी कि m2 छोटा है और m1 क्या है, बड़ा है। u2 क्या है, अब देखिए इनकी वेलोसिटीज दी गई है। u2 की वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी कितनी दी गई है, 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये मूव कर रहा है किससे, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आफ्टर स्ट्राइकिंग इनकी वेलोसिटीज v1 कितनी हो गई है, 20 मीटर पर सेकेंड, और u2 जो है v, तो टकराने के बाद इसको रुकना तो नहीं चाहिए, लेकिन इन्होंने ये कह दिया है आफ्टर स्ट्राइकिंग इसकी स्पीड क्या हो जाती है, 0 मीटर पर सेकेंड, सही। हो सकता है ये इन्होंने उल्टा दे दिया। देखिए एक बड़ा ऑब्जेक्ट जब छोटे से स्ट्राइक करेगा तो वो तो इसकी स्पीड को फर्दर इंक्रीज करेगा ना, लेकिन क्या मामला होता है देखते हैं। लेकिन इसमें एक चीज और ये हो सकती है कि 23 0 होगा। अब यहाँ पे देखें मैसेज तो सेम है, खैर इसको करके देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, m1u1 प्लस m2u2 प्लस m1v1 प्लस m2 इज इक्वल m2v2, यही है लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो बताइए मैस m1 कितना है, 45। तो बताइए भाई सबके मैसेस जो हैं वो लिख ले, पहले इसका भी 45 आएगा और यहाँ पर भी मैस कितना आएगा, 45। m2 कितना है, 36, तो ये m2 36 आएगा और यहाँ पर भी m2 36 आएगा, ठीक है। u1 वेलोसिटी आप इज v1 कितना, v1 20, उसकी जगह v2 कितना है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है, रुक गया ये, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब आप देखिए ये 36 इंटू 0 एलिमिनेट हो जाएगा, 45 इंटू 20, 45 मल्टीप्लाई बाय 20, ये तो आ गई 900, और यहाँ पे 45 u1 प्लस 36 और 20 का प्रोडक्ट, 36 मल्टीप्लाई बाय 20, 720 आ जाएगा, 720। तो 45 u1
इज इक्वल्स टू 900। अब ये उठ के इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, -720। तो इसको माइनस भी कर लें, -900, तो ये आ जाएगा 180 और ये आएगा 45 u1। तो u1 की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो वो 180 डिवाइडेड बाय 45 आ जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 4, यानी कि ये ब्लॉक मूव कर रहा था 4 से और ये मूव कर रहा था 20 से, ठीक है। जब इसने स्ट्राइक किया तो इसकी स्पीड हो गई 20 आफ्टर स्ट्राइकिंग। ये थोड़ा सा समझ में आने से कासिर है, क्योंकि इसने अगर अपनी स्पीड इसको दी तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो स्पीड इंक्रीज नहीं करेगी, ये तो या तो स्पीड नेगेटिव आनी चाहिए। खैर, जो अभी रिजल्ट आ रहा है फिलहाल अभी उसी को देख ले, इसमें हम फर्दर डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। ये फिर कभी डिस्कस करेंगे मैट्रिक के अंदर देखेंगे इसमें, ठीक है। चलेगा। यूनिफॉर्म मीटर रॉड इज सपोर्टेड बाय मिडल पॉइंट ओ। एक यूनिफॉर्म मीटर रॉड है जिसको सपोर्ट किया गया है एक पॉइंट पर। जो भी आपके कोई क्यूरीज हो या क्वेश्चन हो ना, वो मुझे बताइएगा तो फिर हम उसको रिजॉल्व कर लेंगे। यूनिफॉर्म मीटर रॉड है, इज सपोर्टेड एट द मिडल पॉइंट ओ, इससे सपोर्ट कर दिया है। बैलेंस बाय द टू ब्लॉक्स, एक ब्लॉक W1 है और 2 जो है, यानी कि W1 जो है वो डबल है किस चीज का, यानी कि W1 आए। बताइए, अगर इसका मास इसके रिलेटिवली हाफ और ये बैलेंस्ड है तो इनके डिस्टेंसेस भी क्या होने चाहिए, हाफ होने चाहिए। सपोज के O से A तक के डिस्टेंस को यदि, तो इसके डिस्टेंस भी क्या होगा, डबल ही होगा ना। यानी कि मैं अगर कैलकुलेट, अभी मैं कैलकुलेट करके भी आपको दिखा देंगे तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल हम क्या देख रहे हैं कि अगर O से A तक का डिस्टेंस ये है तो O से B तक का डिस्टेंस इस डिस्टेंस का डबल होना चाहिए, यानी कि 2x होना चाहिए। ये हमारे पास रूल कहता है, ठीक है ना। अब अगर आप करना चाहें इसको तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि भाई W1 जो है वो 2 टाइम्स ऑफ W2 है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या होगा, पहले ये W1 है, W1 मल्टीप्लाई बाय W1 का डिस्टेंस x इज इक्वल, राइट साइड के मोमेंट्स क्या है, W2 मल्टीप्लाई बाय W2 का डिस्टेंस। ये मुझे नहीं पता, ये मैं मालूम करने के लिए जा रहा हूँ। सपोज इसको डिस्टेंस को आप h कहते हैं, ये हमें मालूम करना है। ये जो अननोन है वो मेरे पास क्या है, h है। अच्छा जी, अब W1 खुद किसके, अब यहाँ पे देखिए W1 खुद किसके बराबर है, 2W2 के। चाहे आप W1 की जगह लिख लें ना, किसी भी एक की जगह लिख लें, तो W1 जो है वो किसके बराबर आ रहा है, 2W2। तो यहाँ पे W1 की जगह मैं क्या लिख लेता हूँ, 2W2 इंटू एक्स इज इक्वल टू W2 इंटू एच। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, एच की। तो बताइए h की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे अगर मैं h निकालूंगा तो W2 डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2W2x अपॉन W2। अब यहाँ पे देखेंगे तो इस W2 से ये वाला W2 क्या हो जाएगा, आ रहा होगा, वो आ रहा होगा 2 इंटू एक्स आ रहा होगा। ये तो हमने कैलकुलेट करके देख लिया कि आपके पास रिजल्ट आ रहा है 2 इंटू एक्स। लेकिन डायरेक्टली अगर आप देखें तो अगर ये 5 kg है, सपोज इसको मैं कह देता हूँ 10 kg, और ये जो है ये है इसके रिलेटिवली 5 kg, और ये दोनों बैलेंस हो रहे हैं। तो 5 और 10 बैलेंस उसी वक्त होंगे जब इसका डिस्टेंस इसके डिस्टेंस का क्या हो, डबल हो, ठीक है। क्योंकि ये हाफ हो गया है तो डिस्टेंस डबल करना पड़ेगा तब। तो आपके पास आंसर इसका आएगा ट्वाइस, 2x। सही। एक एक
एक मिनट बेटा, यहाँ पे ना थोड़ी सी प्रॉब्लम वर्किंग में इसकी, ये हैंग कर, मैं शेयर भी करा दूंगा आपसे डॉक्यूमेंट। देख लेंगे, मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी गिवन बाय दिस डिस्टेंस? आपको इसकी एवरेज वेलोसिटी पता है। अब आप ये बताइए कि जो ग्राफ आपको दिया गया है, सबसे पहले देखिए कि ये एवरेज वेलोसिटी के लिए ग्राफ जो है वो क्या है, यहाँ पे टाइम लिखा हुआ नहीं है लेकिन मैं मेंशन करूँ तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो फाइंड आउट करने के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट क्या आता है कि टोटल एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। और यहाँ पे देखिए कि अगर मैं डिस्टेंस देखता हूँ टोटल कहाँ से कहाँ तक का आया हुआ है, तो आपके पास यहाँ पे देखिए कि डिस्टेंस ए यहाँ से यहाँ पे आप आए तो ये 15 पे आ रहा है डिस्टेंस। तो यहाँ पे 15 पे आने का मतलब क्या हो गया कि आपका कवर्ड डिस्टेंस कितने मीटर्स है, 50, जबकि यहाँ तक की जर्नी में टाइम कितना लगा, 30। तो टोटल डिस्टेंस जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है 15 और टाइम कितना लग रहा है, 30। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो जो एवरेज स्पीड आएगी या वेलोसिटी आएगी वो 0.5 मीटर पर सेकेंड आना चाहिए। तो आपके पास आंसर जो होगा वो। अगला देखिए, कैलकुलेट द एरिया। आपने एरिया कैलकुलेट करना अंडर स्पीड टाइम ग्राफ में। जहाँ पे एरिया कैलकुलेट करेंगे तो ये कवर्ड डिस्टेंस के बराबर होगा एरिया, क्योंकि आपके पास जो ग्राफ है सबसे पहले उसको देखते हैं हम। तो ग्राफ देखने से मुझे ये पता लगा है कि ये ग्राफ जो है ये वेलोसिटी और टाइम के दरमियान ड्रॉ किया गया। तो अब ये बताइए कि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे देखिए, लाइन जो आपके पास ड्रॉ हुई है ना, इसको थोड़ा सा समझिएगा। जो इसमें लाइन ड्रॉ की गई है, मैं अभी बताता हूँ कि इस ग्राफ पे असल में लाइन है कहाँ। वो लाइन यहाँ से शुरू हो रही है और एंड कहाँ पर हो रही है, इस पॉइंट के ऊपर। ये आपके पास ग्राफ दिया गया, ठीक है। ये आपके पास जो असल में ग्राफ दिया गया है वो लाइन ये है। इस लाइन को थोड़ा सा आप डार्क कर लें ताकि आपको ये नजर आए। देखिए जी, ये लाइन है आपके पास। तो अब ये लाइन आप शुरू कहाँ से कर रहे हैं, ये लाइन हम शुरू कर रहे हैं वी आई से, ये इनिशियल वेलोसिटी से। और ये क्या है आपके पास, इसकी फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे जो दी गई है वो वी आई के बराबर है, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर है, वी एफ के बराबर है। अब देन द ए बी सी अंडर द ग्राफ इज इक्वल। ए बी सी किसके बराबर होगा, आपने ए बी सी सिर्फ कैलकुलेट कर यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखें कि ये ए बी सी अगर मैं सिर्फ बताने के लिए जाऊँ तो ए बी सी के लिए मेरे पास जो फॉर्मूला आएगा इसके अंदर आप देखें
कि आपके पास जो इनिशियल वेलोसिटी रहेगी वो अभी भी वी आई ही रहेगी, ठीक है ना। इन्होंने ये क्वेश्चन जो है ना वो कुछ डिफरेंट, यानी कि ये समझ रहे हैं, अगर आप ए बी सी कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हैं एरिया, तो मैं पहले कैलकुलेट करके बता देता हूँ। असल में ये लाइन यहाँ नहीं, इनको यूं ड्रॉ करनी चाहिए, लेकिन चले करके देख लेते हैं। इन्होंने एक्सेस को शिफ्ट किया है, पहले हम इसको करके देखते हैं। देखिए इसका एरिया अगर आप निकालने के लिए जाएंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। अब हाफ तो ऐसे ही रहेगा, बेस यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ये कहलाएगा आपके पास बेस। तो बताइए बेस यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर आ रहा है, टी के बराबर, यानी कि डिस्टेंस टी है तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा, टी। तो इसकी जगह इन्होंने क्या लिख लेंगे हम, टी मल्टीप्लाई। अब मैंने क्या चीज लिखनी है, इस हाइट को मेंशन करना है कि ये डिस्टेंस बी से सी तक का डिस्टेंस। तो अब आप ये देखिए कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या है, वी आई है। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या है, वी एफ है। तो ये जो बीच वाला डिस्टेंस होगा ए से ई या बी से सी तक का डिस्टेंस, इसको मैं लिख सकता हूँ वी एफ माइनस वी आई लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ मैं इसे, वी एफ माइनस, इस पर्पेंडिकुलर को मैं लिख सकता हूँ वी एफ माइनस वी आई। तो यहाँ पे मैं इस डिस्टेंस को, हाइट को लिख लूंगा वी एफ माइनस वी आई, ठीक है। तो ये आपने लिख लिया, ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप इस सारी सिचुएशन में ये जो लाइन ड्रॉ की गई है इसके एरिया को रिप्रेजेंट किया जा रहा है ए से। इसके एरिया को आप किस चीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए से। तो बताइए एरिया का वैसे, वो सॉरी एरिया कह रहा हूं मैं, एक्सेलरेशन यानी कि इसका जो स्लोप है उसको आप किस चीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए से। अब बताइए ये जो स्लोप होता है वो राइज ओवर रन के बराबर होगा, यानी कि ये राइज हो जाएगा और ये डिवाइडेड बाय ये रन हो जाएगा। कितना है, टी, यानी कि ए जो है वो बराबर आ रहा है, और ये फॉर्मूला भी आपके पास वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। तो यहाँ पे देखिए ये फैक्टर आपको नजर आ रहा होगा, आपने इस फैक्टर की जगह, इस वाले फैक्टर की जगह इस टी को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा वी एफ माइनस वी आई, ये बराबर मौजूद है, और मल्टीप्लाई बाय इसकी जगह मैं क्या लिख लूंगा, ए एंड टी। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हाफ ए एंड, तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, डिस्टेंस के बराबर, ठीक है। तो आप इसको हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर लिख लेंगे। जर्नी को स्टार्ट करता है विद इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि देखिए एक्सेस को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं कि अब ये एक्सेस एक्स एक्सेस यहाँ पे आ गया। जब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि फॉर्मूला क्या है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी आसानी से आपके पास हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा, किसके बराबर, डिस्टेंस के बराबर। तो ये दोनों जो हैं ये लिखे जा सकते हैं, ये भी लिखा जा सकता है और ये भी लिखा जा सकता है, तो इस तरीके से आप इसको। अगला देखें, a result of a constant unbalanced force, की वेलोसिटी वेरिएबल हो जाए, इसकी वेलोसिटी क्या हो, वेरिएबल हो, और नॉट इन इक्विलिब्रियम, नॉट इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, यानी कि वो इक्विलिब्रियम में भी ना रहे। और तो बताइए अनबैलेंस, अब बॉडी मूव्स विद, अब ये बताइए जब उसकी वेलोसिटी वेरिएबल है और फोर्स जो है वो कांस्टेंट है, इफ कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन इट। तो इसके लिए एक्सेलरेशन भी क्या चीज प्रोड्यूस्ड होगा, कांस्टेंट। तो फोर्स कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन भी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, वेलोसिटी तो होगी वेरिएबल, और अगर फोर्स वेरिएबल हुई तो एक्सेलरेशन भी क्या आएगा, वेरिएबल आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विल बी देयर, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। कोई क्वेश्चन हो तो आप यहां पे कर सकते हैं। अच्छा, इज गिवन 20, बेटा ये जो आप लिख रहे हैं ना शेर मोहम्मद, u इज गिवन 20, तो ये जो 20 है ना, नहीं ये 15 डिवाइडेड बाय 30 था, 30 डिवाइड बाय 15 नहीं था, ठीक है। तो इन चीजों को देखिएगा
और ये जो 20 दिया गया है ये u1 u2 के रिलेटिवली है, ये u2 दिया गया था और आपसे u1 पूछा गया था, ठीक है। खैर अगला सवाल देखें, प्रीफिक्स ऑफ मल्टीपल 10 रेज़ टू द पावर 6, 10 रेज़ टू द पावर 6 जो आप प्रीफिक्स लिख रहे होते हैं वो आप लिखते हैं मेगा, ठीक है, या मिलियन भी होता है ये, तो आप क्या करेंगे इसकी जगह मेगा लिखेंगे। मूविंग ब्लेड्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फैन के जो ब्लेड्स होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं इस तरीके से, तो ये याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फैन के ब्लेड जो हैं ये कहलाती है रोटेटरी मोशन, रोटेशन कहलाती है। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसलेटरी नहीं होती, इसको मैं ट्रांसलेटरी नहीं कहूँगा। क्यों? क्योंकि वो पार्टिकल जो कि दूर होगा वो तेज मूव कर रहा होगा और जो करीब होगा वो स्लो मूव कर रहा होगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये रोटेटरी मोशन कहलाएगी, ठीक है। सर्कुलर हो नहीं सकती, रोटेटरी अपने ही एक्सिस पे रोटेशन कहलाएगी, वाइब्रेटरी ट्रांसलेटरी भी नहीं होती है। डिस्क्राइब हेड टू टेल रूल एडिशन, अब बताइए एडिशन ऑफ फोर्स क्या कहता था, वेक्टर ए, अब यहाँ पे देखिए, और फिर ये बी जो है वो क्या कर रहा है, रिजल्टेंट बन रहा है बी इसका, तो हमें जो रिजल्टेंट आपके पास बन रहा है वो बी बन रहा है, ठीक है। Using head to tail rule vector addition, which vector diagram represent के resultant C हो और A और B ऐड हो रहे हो, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे C और A ऐड हो रहे हैं और रिजल्टेंट क्या आ रहा है B, तो ये तो गलत हो गया। इसमें देखिए, इसमें C और A ऐड हो रहे हैं और रिजल्टेंट दोबारा से क्या आ रहा है B। अच्छा यहाँ पे देखिए चेंज हो गया है, इसको अगर आप करेंगे ना तो यहाँ पे रिजल्टेंट बी नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, ये तीसरी ये क्लोज्ड फिगर बन रही है, ये देख रहे हैं, यूं चला फिर वापस आ गया, तो ये फिगर क्या है, क्लोज्ड है। क्लोज्ड होने का मतलब क्या है कि इसका रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। देखिए यूं चले फिर यूं चले और फिर वापस आ गए, तो क्लोज फिगर हो गई ना, तो इसका रिजल्टेंट जीरो होगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसके अंदर क्या है, अगर आप देखें तो इसके अंदर इसका रिजल्टेंट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, सी और ए ऐड हो रहा है और रिजल्टेंट क्या आ रहा है बी। आपको रिजल्टेंट क्या चाहिए, आपको रिजल्टेंट चाहिए इसको, इसकी कैलकुलेशन इसको भी चेंज कर दें, ये सी ए और बी ऐड हुआ और रिजल्टेंट जीरो आया, यहाँ पे रिजल्टेंट बी आ रहा है, आपको रिजल्टेंट क्या चाहिए सी। अब यहाँ पे देखें, आप देखें सी और बी ऐड हुआ है और रिजल्टेंट क्या आ रहा है, ए आ रहा है। देखिए पहले वेक्टर यूं गया, यूं तो नहीं जा सकता था ना क्योंकि यहाँ पे हेड आ गया, पहले यूं गया फिर यूं गया और फिर ये रिजल्टेंट आया, तो यहाँ पे ए आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। अभी इसको चेक करें, वैल्यूज जो है ये आपको दुरुस्त है, तो डी जो होगा इसका ऑप्शन। इन इलास्टिक कोल्यूशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आल्सो रिमेन्स कंजर्व्ड अलोंग विद मोमेंटम, कौन सी चीज है जो मोमेंटम के साथ साथ इलास्टिक कोल्यूशन के अंदर कंजर्व रहती है। कौन से कोल्यूशन में, इलास्टिक, इलास्टिक में दो चीजें कंजर्व रहती हैं, एक मोमेंटम कंजर्व होता है और एक काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व। ये दोनों चीजें यानी कि ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी और ऑब्जेक्ट का मोमेंटम दोनों कंजर्व, तो दोनों कंजर्व होने का मतलब क्या हो गया कि ये होगा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, फिर वो आपके पास इलास्टिक कोल्यूशन का। एस्ट्रोनॉट इज सिटिंग इन स्पेसशिप ऑन अर्थ, हवा अर्थ पे बैठा, इट्स वेट एंड मास, मास आप जानते हैं कि अनचेंज्ड होता है, कांस्टेंट रहता है, कोई तब्दीली नहीं आएगी, जबकि जब आप मून पे पहुंच जाएंगे तो इसका वेट रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि चांद जो है वो साइड हुआ है, तो इसकी अट्रैक्शन वेट जो होगा वो कम होगा, लेकिन इनके मासेस जो होंगे वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, तो मास रिमेन्स द सेम, सही है, और वेट जो है वो रिड्यूस होना चाहिए, डिक्रीज, तो आपके पास आंसर जो होगा वो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। इफ W1 W2 इन द गिवन पुली इक्वल हो, अगर दोनों वेट सीखे देन एक्सेलरेशन, बताइए W1 और W2 दोनों क्या कर दिए जाए पुली में इक्वल, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए स्ट्रिंग क्या होगा। अब मुझे एक बात ये बताइए कि अगर पहला वेट दूसरा वेट इक्वल,
इक्वल होने का तो क्या है W1, और यहाँ पे जो टेंशन T1 आएगा ऊपर की तरफ, ठीक है, वो भी सेम इक्वल टू W1 होगा। W2 यहाँ पर भी टेंशन क्या होगा, इसी के बराबर आ रहा होगा। तो T अगर वेट्स इक्वल हैं तो W1 इक्वल आ जाएगा किस चीज के, T1 के, और W2 इक्वल आ जाएगा किस चीज के, T2 के। तो बताइए यहाँ पे ये पूरा सिनेरियो, लगने वाली फोर्सेस बैलेंस्ड हो जाएंगी। अगर ये बैलेंस्ड हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ का एक्सेलरेशन आपके पास क्या आ जाएगा, बैलेंस्ड हो जाने का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन जीरो आएगा, और इसका भी एक्सेलरेशन क्या आ रहा होगा, जीरो। अब दो केसेस हैं, या तो ये पूरा सिस्टम रेस्ट में आ जाएगा, पूरा सिस्टम किस में होगा, रेस्ट स्पीड, यानी कि या तो अगर ये मूव कर रहे हैं ऊपर नीचे, सपोज ये चीज ऊपर जा रही है और ये नीचे जा रही है, तो बोथ विल मूव विद कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे होंगे, यानी कि या तो दे आर मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड और दे आर मूविंग, इन दोनों केसेस के लिए एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम रिमेन्स, उसका जो एक्सेलरेशन आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपके पास W1 W2 इक्वल है तो एक्सेलरेशन आपके पास क्या होना चाहिए, जीरो। A boy starts his traveling from a point P से स्टार्ट की, and at point S, अभी बताइए 5 और 3 और 5 ये इसका डिस्टेंस कहलाएगा। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस क्या क्या आएंगे, 5 + 3 + 5, तो 13 मीटर इसका क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। जबकि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं, डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस फ्रॉम P टू एज डायरेक्ट डिस्टेंस, तो ये अगर 3 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 3 मीटर। इसको मैं क्या लिखूंगा, 3 मीटर। ये आपके पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम P टू S इज 3 मीटर, तो ये आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 3 मीटर। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट से शुरू की है, हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेलोसिटी इतनी हो गई, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपने बताना। कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी कि इनिशियल क्या हुई इसकी, जीरो, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये ए की वैल्यू आ गई एक्सेलरेशन, स्पीड बढ़ रही है, आपके पास फाइनल वेलोसिटी हो गई। हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय था, तो आपने एस बताना है, तो आपके पास एक फॉर्मूला है 2as = vf² - vi², एक फॉर्मूला तो ये हो सकता है, यानी कि एक गाड़ी है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी, फिर इसने चलना शुरू किया, इसका एक्सेलरेशन कितना रहा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर चलते चलते इसकी फाइनल वेलोसिटी जो थी वो कितनी हो गई, 30 मीटर पर सेकेंड हो गई, vf। तो आपने 2as = vf², आपने फाइंड आउट क्या करना है, इसमें से आपने डिस्टेंस s फाइंड आउट करना, तो आप वैल्यूज पुट करते हैं, 2 × a कितना है, 10 × s मालूम करना है, फाइनल कितनी है, 30 स्क्वायर, और माइनस इनिशियल 0 है, ये खत्म होती, तो s = 30 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 30 × 30 डिवाइडेड बाय 20, से 2 कैंसिल, 3 3 9/2, 9/2 का मतलब क्या हो गया, 4.5 मीटर्स डिस्टेंस आना चाहिए, जहां तक हम समझ रहे हैं। 0 से 0 कैंसिल, 3 3 9, 90 आ जाएगा, तो 90 का मतलब क्या होगा, आंसर आएगा 45, आंसर आएगा 45 मीटर। आगे चलिए, अच्छा, अ यूनिफॉर्म प्लेट मेड अप ऑफ अननोन मटेरियल, एक यूनिफॉर्म प्लेट है, यानी कि एक जैसी, इसमें कहीं पे मटेरियल ज्यादा कहीं पे कम नहीं है, वो किसी अननोन मटेरियल से बनी है, इज थ्रस्ट अंडर द वाटर एंड देन रिलीज, इसको पानी के अंदर थ्रस्ट किया गया, यानी कि पानी में समझे आप डुबो दिया गया है, बिल्कुल नीचे ले आए इस प्लेट को, ये यहाँ तक ले, और फिर इसको प्लेट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम हुई तो प्लेट ऊपर चली जाएगी, और अगर ज्यादा हुई तो प्लेट जो होगी वो नीचे ही बैठी रहेगी। ऐसा ही होता है, आपने देखा होगा, देखिए एक एग्जांपल आई अभी जहन में, आपने अंडे देखे होंगे ना, जो अंडे आप मार्केट से उठा के लाते हैं, या उमूमन अगर आप अपने फादर वगैरह से या किसी से पूछें तो वो बताते हैं कि जिनके घरों में मुर्गियां पली होती हैं, जब मुर्गियां अंडे देती हैं ना, तो अंडों को ये चेक किया जाता है कि इसमें से एक्स कौन से, कुछ अंडे खराब हो जाते हैं उसमें, अंडे खराब हो जाने का मतलब क्या है कि अंडे के अंदर अगर लिक्विड मौजूद है, यानी कि जर्दी और सफेदी अगर मौजूद है, तो अंडा जो होगा वो हैवी होगा, ठीक है, और अगर, और होता क्या है उमूमन
कि अंडे के अंदर क्या होता है कि अंडे के अंदर जो जर्दी और सफ़ेदी होती है ये खुश्क हो जाता है। जब ये ड्राई हो जाता है, खुश्क हो जाता है, तो अंदर से ये खत्म हो गई जर्दी और सफ़ेदी, तो वो अंडा हम कहते हैं ख़राब है। तो जो लाइटर एग्स को क्या किया जाता है कि पानी के अंदर ये तमाम एग्स डाल दिए जाते हैं। वो एग्स जो कि नीचे बैठ जाते हैं वो ठीक होते हैं, अंडे सही होते हैं, और जो ऊपर तैर रहे होते हैं अंडे वो खराब हो चुके होते हैं, तो उनको डिस्कार्ड कर दिया जाता है और नीचे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर प्लेट नीचे आ गई तो इसकी वेट या इसकी डेंसिटी ज्यादा है, ऊपर जाएगी। अब देखिए अंडर वाटर, इफ द वेट ऑफ द प्लेट, अगर वेट ऑफ द प्लेट 250 न्यूटन है एंड द वॉल्यूम ऑफ द प्लेट इज इतने हैं, इसका वेट आपको दिया गया, इसका वॉल्यूम दिया गया, ठीक है ना। इस वेट से मैं क्या निकाल सकता हूं, इसका मास। इस वेट से मैं क्या निकालूंगा, इसका मास। मास और वॉल्यूम के थ्रू, ये v है, मैं क्या निकाल लूंगा, इसकी डेंसिटी निकाल लूंगा। अब अगर वो डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है तो प्लेट ऊपर आ जाएगी, और अगर वो डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा है तो प्लेट जो है वो नीचे चले। मेरे ख्याल में ये अब आपके समझ में आया होगा। तो मास इज इक्वल टू W अपॉन G, यानी कि 250 डिवाइडेड बाय G का मतलब हो गया 10, यानी कि 25 किलोग्राम की प्लेट है, ये इसका मास क्या हो गया 25। अब इसकी डेंसिटी मालूम कर लीजिए, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना दिया गया है 25 डिवाइड बाय वॉल्यूम क्या है 0.0125, तो 0.0125 25 डिवाइडेड बाय 0.01, आंसर आया आपके पास 2000। आंसर क्या आ रहा है 2000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ प्लेट आ गया। अब आपने दो चीजों को कंपेयर कर आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, प्लेट डेंसर है, लिहाजा ये क्या होगा, ऊपर नहीं उठेगी, नीचे की तरफ क्या हो जाए, प्लेट विल सिंक डीपर, डूब जाएगी, ये सही। अपवर्ड फ्लोट कब कर रही होती है, जब इसकी डेंसिटी क्या होती है, लेस होती है। प्लेट विथ सिंपली फ्लोट वेयर इट इज, नहीं ये गलत है, नॉट इनफ इंफॉर्मेशन, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1 आएगा कि वो डूब जाएगी। अ फोर्स दैट एक्ट्स ऑन यूनिट एरिया, एक ऐसी फोर्स जो कि यूनिट एरिया के ऊपर, और उसके कहलाएगी स्ट्रेस कहलाएगी, और जो इसके एरिया और इसको चेंज करेगी अगर शेप और साइज को, तो वो स्ट्रेन कहलाता है। शेप स्ट्रेन कहलाता है और ये स्ट्रेस। तो आंसर क्या होगा आपके पास, स्ट्रेस। और स्ट्रेस स्ट्रेन का रेशियो जो होगा वो इसकी क्या कहलाएगी, इलास्टिसिटी नहीं कहलाएगी, यंग मॉडुलस कहलाएगा, ठीक है। इलास्टिक लिमिट जो होती है वो सर्टेन फोर्स होती है जिसपे वो ऑब्जेक्ट रिगेन कर ले, और रिगेन कैपेबिलिटी इतने किलोजूल्स एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है, डेल्टा क्यू। रेस्ड टेम्परेचर को रेस कर रहा है बॉलिंग बाय इतना, यानी कि ये डेल्टा टी, टेम्परेचर कितना रेस हुआ, इतना रेस हुआ, ठीक है भाई 10। व्हाट इज द मास, आपको रिक्वायर्ड क्या है, मास ऑफ वाटर, प्लीज फाइंड आउट करना है m। तो बताइए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। तो आपने मास मालूम करना है तो m इधर ही रहने दें, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय सी डेल्टा टी। तो q कितना है 210,000 डिवाइडेड बाय सी की वैल्यू 4200 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर कितना है 10। तो बताइए ये 00 और 10 से ये 3 जीरोस कैंसिल, ये 42 और 2010 यानी कि 2100, यानी कि 2100 डिवाइडेड बाय 42, तो आंसर क्या आ जाएगा 50 किलोग्राम। यहाँ पे आंसर आपको देगा ये 50 kg, पास आंसर 50, यार ये 50 आना चाहिए, 3 जीरोस हट गए ना, ये 210 42, अच्छा ये देखिए ये 210 के बाद 3 जीरो और 100 किया था, 2100 नहीं भाई 50 आ रहा है, ये गलत दिया हुआ है, यहाँ पे 50 होगा, सही, इन्होंने इसमें मिस्टेक की। कंपेयर टू द सी लेवल, एक सी लेवल से कंपेयर करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन माउंटेन इज, सी लेवल के कंपैरिजन पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर माउंटेन के ऊपर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, लेस होना चाहिए, लोअर होना चाहिए। सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है, ये सी लेवल है और ये माउंटेन है। अब यहाँ पे अगर मैं एयर, सपोज ये एयर है, यहाँ पे एयर ऊपर कुशन लाइटर होता है, उसके बाद फिर और डेंसर आया, फिर इसके बाद और डेंसर कुशन आया, और सबसे आखिर में सबसे ज्यादा डेंस्ड कुशन आ जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे होता है। अब अगर आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं,
तो ये सारे क्वेश्चंस आपके ऊपर होंगे, ठीक है। और अगर मैं इस पहाड़ को उठा के यहां पे रख, ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि अगर आप यहां पर मौजूद हैं, अगर आप यहां पे खड़े हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपके ऊपर प्रेशर जो होगा वो सिर्फ इस एयर की लेयर का होगा। तो आपके पास यहाँ पे अगर आप खड़े हैं तो ये पूरी लेयर्स का प्रेशर होगा। और आप ये जानते हैं कि ये डेंसिटी ग्रेजुअली रिड्यूस, यहाँ पे पार्टिकल्स बहुत क्लोज होंगे, करीब, क्योंकि ग्रेविटी ज़्यादा है। फिर पार्टिकल्स थोड़े से दूर होंगे, फिर और दूर हो जाएंगे, और यहाँ पे सबसे दूर होंगे। तो यहाँ पे प्रेशर मिनिमम होगा और यहाँ पे प्रेशर जो होगा वो मैक्स। तो सी लेवल पे प्रेशर जो होता है मैक्सिमम, वो जो 1,03,000। अच्छा भाई, हम जो है वो कहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक पहुँच गए हैं। इसके आगे का मैं आपको बताता हूँ। तो ये हमने देखा कि ये आपके पास लेवल जो है वो लोअर आएगा। 4 पिलर्स हैं, सपोर्ट द रूफ ऑफ बिल्डिंग। ये 4 पिलर्स जो हैं वो रूफ ऑफ बिल्डिंग को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। इफ द वेट ऑफ द रूफ इज 4,000 न्यूटन, इस वेट ऑफ द रूफ, ये जो रूफ है इसका जो वेट आपको बताया जा रहा है वो कितना है, वो 4,000 न्यूटन है, ठीक है भाई। अब आपसे कहते हैं एंड द टॉप सरफेस एरिया ऑफ द पिलर इज 0.5 मीटर स्क्वायर। एंड टॉप सरफेस एरिया का जो टॉप का सरफेस एरिया, यानी कि ए इस जो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, यानी कि ये इसका वेट है जो कि डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है, इसका जो सरफेस एरिया गालबन ये होगा टॉप सरफेस एरिया जिसके ऊपर ये रूफ रखी हुई है, ये कितना है, ये आपको दिया गया है 0.05 मीटर। व्हाट इज द टोटल स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या कहलाता है पर यूनिट एरिया। फोर्स आ रही है आपके पास 4,000 डिवाइड बाय एरिया आ रहा है 0.25। तो यहां पे आप इसको कैलकुलेट कर लें, 4,000 डिवाइडेड बाय 0.25, तो ये 16 कितना आ रहा था भाई, 16,000। यह आंसर आ जाएगा आपके पास 16,000 न्यूटन पर मीटर। इस बार ये प्रेशर या स्ट्रेस अप्लाई हो, प्रेशर और स्ट्रेस जो है वो दोनों क्या हैं, सेम है, ये जहन में रखिएगा। तो ये 16,000 आपके पास आंसर आ। अच्छा जी, 16,000 तो दे ही नहीं रही है, अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे कह रहे हैं टोटल प्रेशर जो इसके ऊपर आएगा वो 16,000 आएगा, लेकिन अब आप ये देखें कि यहां से जो प्रेशर इसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है वो अप्लाई हो रहा है 16,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे टोटल जो पिलर्स हैं वो हैं कितने, 4। तो हर एक पिलर जो है वो अपने रिलेटिवली जो प्रेशर है या स्ट्रेस है इसको बेयर करेगा। अगर एक 4 है तो वी विल डिवाइड दिस टोटल स्ट्रेस, क्योंकि आपको बताना है ऑन ईच पिलर एक्सपीरियंस बाय द, ये इन्होंने पिलर्स लिखा हुआ है। पिलर्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं फॉर ईच पिलर। तो एक पिलर के लिए इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, 4,000 न्यूटन। आप चूंकि 16 नहीं, फॉर ईच पिलर लिखना चाहिए था इनको यहाँ पर ना, ये पिलर्स इन्होंने गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे इनको एक्सपीरियंस्ड बाय अ पिलर लिखते।
तो आपके पास आंसर क्या था, 4000। देखिए मीटर स्क्वायर है ये भी मीटर स्क्वायर में और ये न्यूटन में दिया, तो ये ऐसा ही होगा फॉर ईच पिलर की बात करना है। अच्छा जी, एक्सप्लेन द रिलेशन। अच्छा भाई, द हाइट ऑफ तर्बेला, तर्बेला डैम की हाइट जो है वो 143 मीटर्स है। इट इज फिल्ड विद वाटर, पानी से भर दिया गया। अब भाई देखिए ये डैम है, ये यूं है और ये डैम, ठीक है। ये तरबेला डैम जो है ये पूरा पानी से इन्होंने ऐसे करके भर दिया। और देखिए डैम जो होता है ना वो बनाया भी ऐसे जाता है। ये डैम की वॉल बनाई है मैंने, देखिए ये मैं अभी दिखाता हूँ, ये पानी है और ये वॉल है डैम की, ठीक है। अच्छा, डैम की जो वॉल बनाई जाती है ना वो ऊपर से, ऊपर वाले रीजन से ये पतली होती है यहाँ से, और यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे विड्थ जो होती है ना उसकी ज्यादा रखी जाती है, वाइडर होती है। नीचे से वाइडर होने का मतलब क्या है कि नीचे पानी का प्रेशर जो होता है वो बहुत हाई होता है, और आप जानते हैं पानी के अंदर प्रेशर जो होता है वो किस चीज पे, इसकी डेप्थ डिपेंड करता है। मसलन पॉइंट ए के ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा और पॉइंट बी के ऊपर प्रेशर जो होगा वो कम होगा। अच्छा, इसके लिए जो फॉर्मूला आता है हमारे पास वो आता है P इज इक्वल, रो कितना हुआ, 143। तो 143 के आगे आप कितने जीरोस लगा दें, 4 जीरोस लगा दें, ठीक है। इतने पास्कल आ रहा है। 4 जीरो का मतलब क्या है कि यहाँ से अगर आप चलेंगे तो यहाँ से आए 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर ये 6, यानी कि 1.43 इंटू 10⁶ पास्कल, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1.436 का मतलब क्या होगा, मेगा पास्कल हो सकता है, ठीक है। तो इसमें देखें ये वाला आंसर आ जाता है, मेगा पास्कल। आगे चलो, व्हाट डज हुक्स लॉ स्टेट्स। हुक्स लॉ आपको क्या क्या कहता था, हुक्स लॉ आपसे ये कहता है कि भाई अगर एक ऑब्जेक्ट है, एक डब्बा है, इसके ऊपर अगर आप फोर्स लगाते हैं, स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, यानी कि ऐसी फोर्स जो इसकी शेप को चेंज करते हैं, और ये स्ट्रेस की वजह से इसकी शेप चेंज होके यानी कि जो इतना बड़ा था ये छोटा हो जाता है, इसका वॉल्यूम या इसका साइज रिड्यूस हो जाता है। तो जो वॉल्यूम इसका साइज ये वाला देखिए जो साइज रिड्यूस हो रहा है वो ये बाहर का साइज है, ये बाहर वाला है, देखिए ये तो गलत हो गया, ए, ये आ गया। तो जो इसका साइज रिड्यूस हो रहा है वो ये वाला साइज रिड्यूस हो रहा है, ये चेंज ऑफ, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे स्ट्रेन। जो साइज रिड्यूस हुआ है, कम हुआ है, इसको हम कहते हैं स्ट्रेन। तो आपको हुक्स क्या कहता है कि स्ट्रेस वेरीज डायरेक्टली विद स्ट्रेन, यानी कि जितना ज्यादा स्ट्रेस होगा स्ट्रेन उतना ही ज्यादा होगा अंडर इलास्टिक, एक सर्टेन इलास्टिक लिमिट के अंदर ये प्रोसेस जो होगा वो परफॉर्म होगा। जिसके अंदर इसकी लिमिटेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हो गया भाई, ये गलत जगह वो कर गए, एक सेकंड। एक एक ये जो ऑप्शन आपको दिया जा रहा है ना, ये वाला पार्ट ये इंपॉर्टेंट है कि अंडर इलास्टिक लिमिट ये ऑपरेशन अप्लाई होगा, प्रोपोर्शनल। स्ट्रेस प्रोड्यूसेस, देखिए स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड होता है इन अ बॉडी इज ऑलवेज, हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस अप्लाइड ऑन इट। अब ये अंडर इलास्टिक लिमिट यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है, ये वाली चीज यहाँ पे मेंशन नहीं है, ये वाली चीज नहीं है, ये तो आ गया। द स्ट्रेंथ प्रोड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस अप्लाइड टू द बॉडी विद एन इलास्टिक लिमिट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल आफ्टर एक्सीडिंग द लिमिट, और उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये तो हमें नहीं पता, ये वाली चीज तो नहीं है, अंडर इलास्टिक लिमिट होता है, ये वाली चीज इसमें नहीं आती, तो ये भी नहीं होगा। द स्ट्रेंथ प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस, ठीक है, अंडर इलास्टिक लिमिट ये सही है, ये आपके पास इसका बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है।
शीशे के लिए बॉडी विद एन इलाज, द स्ट्रेन प्रोड्यूस इज इनवर्सली कह रहा है, तो ये तो हो ही जाएगा गलत। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अगला क्या है, हाउ मच एनर्जी डज इट टेक्स टू बॉयल, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, यानी कि डेल्टा क्यू चाहिए टू बॉयल 10 किलोग्राम वाटर एट। अब ये बताइए, एक कंटेनर है पानी का जिसमें पहले से पानी मौजूद है, इस पानी का मास जो है वो कितना है 10 किलोग्राम, इसका मास कितना है 10 kg है, और इसका अभी टेम्परेचर जो है रिसेंटली वो कितना है 100 डिग्री, यानी कि बॉइलिंग के ऊपर आ गया है। अब जब मैं इसको हीट प्रोवाइड करूंगा तो वो हीट लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाएगी, क्योंकि ये बॉयल होना शुरू हो गया। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो होती है उसकी वैल्यू ये होती है, लेकिन ये किसके लिए होती है, फॉर 1 किलोग्राम, 1 किलो के लिए। तो आपको देखिए क्या है 2260 और फिर 000, कितने किलो पानी है 10 kg, तो इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 kg के लिए 1 kg के लिए अगर ये हीट आ रही है आपके पास, तो 10 kg के लिए कितनी आएगी, मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं, तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2260,000 और ये वाला भी 0 इधर आ जाएगा, ये इतने जूल्स हीट आ जाएगी। तो अब आप जब आप इसे लिखने के लिए जाएंगे तो आप क्या करें, इसको 1 2 3 4 5 6 यानी कि 22.6 मेगा जूल्स आ जाएगी, 6 के रिलेटिवली अगर आप देखते हैं तो 22.6 मेगा जूल्स, तो ये आंसर आ जाएगा। ये शायद कल भी हमने किया। अ डेंटेड पिंग पोंग बॉल, एक ऐसी पिंग पोंग, देखिए पिंग पोंग बॉल आपने देखी होगी कि पिंग पोंग बॉल की शेप जो होती है ना वो कुछ इस तरीके की होती है, कलर के अंदर होती है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो पिंग पोंग बॉल है ये है डेंटेड, यानी कि इसके ऊपर आपने क्या कर दिया है, यहाँ पर आपने ऐसे करके डेंट डाला हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, कैन बी मेड राउंड, यानी कि इसको दोबारा से बिल्कुल सही अपनी असली बनाई जा सकती। कैसे, व्हेन इट इज बॉयल, जब मैं इसे क्या करूं पानी के अंदर बॉयल, आपने देखा होगा कि जब आप इसे बॉयल करते हैं तो दोबारा से ये डेंट हट जाता है और दोबारा अंदर स्ट्रेस सप्लाई होता है जो उसकी शक्ल को चेंज कर देता है, ये किसी हद तक बेहतर है। स्टीम बबल्स इन द वाटर जॉइन जोल्ड द बॉल, नहीं ऐसा तो नहीं होता, स्टीम बबल्स का कोई काम ही नहीं होता। द एयर इनसाइड द बॉल, ये किसी हद तक सही है कि बॉल के अंदर कुछ ना कुछ एयर होगी, बिकम हॉटर, गर्म हो जाएगी, एंड एक्सपेंड और फूलने लगेगी, जो कि इक्वल डायरेक्शन। अब यहाँ पे स्ट्रेस जो है वो इक्वल डायरेक्शन में नहीं अप्लाई किया जा सकता, तो ये चीज गलत हो जाएगी। ये ज्यादा बेहतर है कि वो बॉल को एक्सपेंड कर देगी, अंदर जो एयर मौजूद है वो पहले कोल्ड एयर जो होगी वो मॉलिक्यूल्स करीब करीब, लेकिन जब आप इसे हीट करेंगे, इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये मॉलिक्यूल्स इक्वली एक्सपेंड होंगे और वो इस डेंट को क्या कर देंगे, बाहर निकाल। तो ये फोर्थ ऑप्शन जो है वो इसका बेस्ट ऑप्शन। अच्छा जी, अब जो है वो देखिए, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट बिकॉज, मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होंगे, दे हैव। वेंटिलेटर इन द रूम वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वेक्शन के ऊपर काम कर रहे होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कन्वेक्शन के ऊपर वेंटिलेटर, और इसके अलावा आपने एयर करंट जो होता है वो भी इसके ऊपर ही वर्क कर रहा होता है। रेफ्रिजरेटर का जो फंक्शन वर्किंग होती है वो भी इन्हीं के ऊपर। अच्छा जी, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डिपेंड्स अपॉन इंटरनल एनर्जी ऑफ बॉडी, तमाम फैक्टर्स जो होते हैं वो इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डिपेंड्स अपॉन इंटरनल एनर्जी। अब बॉडी की इंटरनल एनर्जी जो होती है, ये एक बॉडी है, इसके अंदर ये मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट भी कर रहे होते हैं और मूव भी कर रहे होते हैं। इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी की फोर्सेस भी होती हैं और काइनेटिक एनर्जी भी होती है। इन दोनों का समअप जो होता है, एडिशन जो होता है, वो आपके पास क्या कहलाता है, इंटरनल एनर्जी कहलाता है। ठीक है, इंटरनल यानी कि सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, ये आपके पास क्या कहलाएगा, इंटरनल एनर्जी, ये हीट ऑफ द बॉडी कहलाता है। ऑल ऑफ द फाइन फाइन डिपेंड्स अपॉन द इंटरनल। अभी बताइए, अगर मैं मास बढ़ा दूं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ देना, एक छोटा सा आइस का क्यूब और एक बहुत बड़ा बर्फ का क्यूब, ये इसकी इंटरनल एनर्जी बर्फ की क्यूब की ज्यादा होगी, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए, यहाँ पे पार्टिकल्स क्या है, कम है, तो ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। इट्स वॉल्यूम, क्यों दूर चले जाएंगे,
जब एक्सपेंशन जो होती है ना किसी चीज के वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज करने में इम्पैक्ट आता है। लेकिन अभी हम देख लेते हैं द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। इंटरनल एनर्जी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। इंटरनल एनर्जी बढ़ाने से इसका वॉल्यूम जो होगा वो भी एक्सपेंड कर जाता है। मसलन अभी आपने देखा था ना कि अगर आप किसी गुब्बारे को हीट एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों के ऊपर होती है तो ज्यादा क्लोज जो है वो वॉल्यूम आ सकता है भाई इसके रिलेटिवली। लेकिन ये एम्बिगियस है, ये नई चीज है ऐसे। ठीक है, अगर आपका कोई रिव्यू हो इसके हवाले से तो आप बता सकते हैं। अच्छा बेटा, मेरी आवाज साफ आ रही है या नहीं? अभी आवाज तो क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा जी, मेरी मुझे क्वेश्चन कॉपी करके दे दीजिएगा तो फिर मैं इससे आंसर करूँ। और जो क्वेश्चंस हैं वो आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कर देंगे तो वो फिर अभी व्हाट्सएप ग्रुप खुला हुआ नहीं है मेरे सामने, लिहाजा मैं वो देख नहीं रहा हूँ। अभी जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ इसको सुनते जाइएगा। अकॉर्डिंग टू द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, अपथ्रस्ट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, जो अपथ्रस्ट होता है, जो डिस्प्लेस्ड वाटर का अपथ्रस्ट होता है, आप जानते हैं कि आपने एक बाल्टी के अंदर ये पानी ले लिया है और ये बाल्टी को पानी से फुल कर दिया है और इसमें कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इस शेप का आपने क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया है। कोई भी ये ऑब्जेक्ट आपने इसके अंदर इंसर्ट किया, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी शेप के बराबर, अब ये देखिए ये मैंने पूरा इसको नीचे तक ले आया, ठीक है। जब मैं ये नीचे लाऊंगा तो इसी ऑब्जेक्ट के बराबर ए, देखिएगा देखें इसी ऑब्जेक्ट के बराबर यहाँ पर वाटर जो होगा ना ये वाला, इसको हम फॉर्मेट में आके ये कर देते हैं और इसी के बराबर जो वाटर होगा, देख रहे हैं बेटा, इसके बराबर का वाटर जो होगा वो यहाँ पे बाहर डिस्प्लेस, क्योंकि अंदर स्पेस बन जाएगी ना तो ये पानी बाहर गिर जाएगा। इस वाटर का जो वेट होगा डब्ल्यू, इतनी ही, यानी कि अगर इसका वेट आपने कैलकुलेट किया, ये मैंने आपको बताया, वेट इसके ऊपर लगने वाली अपथ्रस्ट के इक्वल होगा। इसके ऊपर जो अपथ्रस्ट, अगर इसका वेट सपोज आपने किया और 5 न्यूटन निकला तो इसके ऊपर अपथ्रस्ट भी कितने न्यूटन अप्लाई हो रही होगी, यही 5 न्यूटन अप्लाई हो रही है। समझ रहे हैं? तो देखिए डिस्प्लेस इज इक्वल टू द मास नहीं, इक्वल टू द डेप्थ, जो डिस्प्लेस्ड वाटर के ऊपर अपथ्रस्ट नहीं, इक्वल टू द वेट, वेट सही है, इसके वेट के इक्वल होगी, 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई होगी। ठीक है भाई। द रेट एट विच द रेडिएशन इमिटेड डिपेंड्स अपॉन, वो रेट जिसके ऊपर रेडिएशन से इमिट होती है वो किस पे डिपेंड करती है? कलर एंड टेक्सचर ऑफ द, भाई देखिए बॉडी का कलर क्या है, उसका टेक्सचर क्या है, सरफेस का, उसके ऊपर रेडिएशन की इमिशन या एब्जॉर्प्शन डिपेंड करेगी। यकीनन कलर अगर डल हुआ या डिम हुआ तो इसकी डिपेंडेंट। द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, हाउ मच टॉर्क इज जनरेटेड, अब ये कह रहे हैं कितना टॉर्क जनरेट, टॉर्क की जब हम बात करते हैं तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉ इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, यानी कि फोर्स को इसके मोमेंट आर्म से। व्हील ऑफ द बाइसाइकिल, अब फोर्स कितनी लग रही है इतनी और मोमेंट आर्म कितना है 0.5, तो इसका मतलब क्या है 10 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.5 से, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 5 न्यूटन मीटर। ये आपके पास टर्निंग इफेक्ट आएगा, जो टर्निंग इफेक्ट इसमें प्रोड्यूस हो रहा होगा वो 5 न्यूटन मीटर प्रोड्यूस हो। यूनिट जरूर देख लिया करें, यूनिट सही होने चाहिए, अगर नहीं है सही तो फिर उनको मल्टीप्लाई करके चेंज करके न्यूटन मीटर। 3 फोर्सेस हैं, एक F1 एक F2 एक F3 है, ये 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ठीक है, आर इक्वल, सबकी सब इक्वल इन मैग्नीट्यूड। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स वुड इंडिविजुअली प्रोड्यूस जीरो टॉर्क अबाउट ए, ये तीनों फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, पॉइंट ऑफ रोटेशन ये है, F1 F3 और F2 नहीं है भाई, F2 इज डायरेक्शन, शायद ये डायरेक्शन जो है वो F2 की है, ये वाली डायरेक्शन जो है वो F2 की, ठीक है, इसको मैं क्या कह रहा हूँ F2 कह रहा हूँ। कहना है कि इसमें से कौन सी फोर्स ऐसी है जिसका टर्निंग, अब बताइए इसका टर्निंग इफेक्ट ये डाउनवर्ड्स अप्लाई हो रही है, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन, तो बताइए आपके पास एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, अगर जो पहली फोर्स का तो 90 डिग्री के ऊपर टर्निंग इफेक्ट टॉर्क जो होता है वो क्या आएगा
मैक्सिमम आएगा, क्योंकि एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। अब देखिए F3 फोर्स जो है ये भी सेम अमाउंट में, लेकिन अब ये एंगल 90 डिग्री से लेस बना रही है, कम बना रही है। जब एंगल 90 डिग्री से लेस होगा तो एज कंपेयर टू दिस वन क्या होगा, टॉर्क जो होगा वो मिनिमम होगा, यानी कि रिड्यूस हो जाएगा। अगर मैं F1 और F3 के टॉर्क को कंपेयर करूं तो F1 का टॉर्क जो होगा वो मैक्सिमम होगा और इसका मिनिमम होगा, कम होगा, लेस होगा। जबकि F2 के अंदर टॉर्क जो होगा, आप यहां पे देखिए कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी। तो इसका मतलब क्या है कि F2 का टर्निंग इफेक्ट टॉर्क की वैल्यू क्या आ रही होगी, 0 आ रही होगी। क्यों भाई, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपके पास 90 डिग्री, यहाँ पे भी मोमेंट आर्म, इसका मोमेंट आर्म ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि वो फोर्स जो कि इसके लाइन ऑफ एक्शन से पास हो जाएगी उसका टर्निंग इफेक्ट क्या आता था, 0 आता था। तो यहाँ पे टर्निंग इफेक्ट जो 0 आ रहा है वो किसके ऊपर आ रहा है, फोर्स F2 का आ रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, F2 फोर्स जो होगी वो आपके पास क्या होगी, वो फोर्स होगी जिसका टर्निंग इफेक्ट जो होगा वो क्या होगा, मिनिमम या 0 टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर ऑफ अ सब्सटेंस, क्या कहते हैं, आर इन स्टेट ऑफ रेस्ट। मॉलिक्यूल्स क्या रेस्ट में होते हैं, नहीं, दे आर इन कांस्टेंट, तभी काइनेटिक कहलाते हैं। आर इन स्टेट ऑफ मोशन, ये ठीक है। दे हैव कांस्टेंट मोमेंटम, कोई पार्टिकल तो इनके मोमेंटम्स तो सेम नहीं हो सकते ना, और मॉलिक्यूल्स की साइजेस भी डिफरेंट होते हैं, तो कांस्टेंट मोमेंटम। सेम वेलोसिटी, मोशन वेलोसिटीज भी डिफर करती है, तो आर इन कांस्टेंट मोशन या स्टेट ऑफ मोशन जो है वो सही है, जिसका आंसर आएगा 2। एनर्जी विच ट्रांसमिट हॉट बॉडी, वो एनर्जी जो कि हॉट बॉडी से ट्रांसमिट होती है टुवर्ड्स द कोल्ड बॉडी। अब ये बताइए, वो एनर्जी जो हॉट बॉडी से निकल के कोल्ड की तरफ जा रही होती है, तो वो ट्रांसमिटेड एनर्जी जो होती है वो हीट कहलाती है, आपको याद हो। ये हमने देखा था कि हीट जो होती है ट्रांसमिटेड एनर्जी होती है, ट्रेवलिंग, ट्रांजिट एनर्जी कहलाती है। अच्छा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स ऑन विच द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर थ्रू द रेडिएशन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर डिपेंड्स, एक्सेप्ट रेडिएशन किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो रेडिएशन सरफेस की नेचर पे, सरफेस के कलर के ऊपर, सरफेस के साइज पे डिपेंड करेगी, सरफेस एरिया डिपेंड करेगी, सरफेस टेम्परेचर डिपेंड करेगी, कलर ऑफ द, प्रेशर ऑन सरफेस के ऊपर डिपेंड नहीं करती, प्रेशर का तो इंपैक्ट ही नहीं होता, तो रेडिएशन। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, 4 होगा, एक्सेप्ट लिखा है तो 4 आंसर। द पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स वर्टिकली डाउन, वो पॉइंट जिसके ऊपर होल बॉडी ऑफ द वेट एक्ट करता है डायरेक्टली डाउनवर्ड्स, उसको हम क्या कहते हैं। अच्छा, अब ये जो है ना वो थोड़ा सा ना तेज चलने की कोशिश करें, उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, जहाँ पे होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट करता है। ठीक है, इसको मैं सेव कर लूँ, इसको 3 की फॉर्म में सेव कर दिया। ठीक है, और सेव हो गया 3। अब मैं ऊपर के डॉक्यूमेंट्स जो है सारे वो करूँगा। क्योंकि अब जो है ना इसकी फंक्शनिंग जो है वो स्लो डाउन होती है। ठीक है, इसको कर लेते हैं सेव एज। थ्री को बना, थ्री के ऊपर स्टार्टिंग से लेके सारी ही सिलेक्शन हो गई थी।
एक मिनट मेरे बेटा। अच्छा, जो आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं ना, वो मैसेजेस आंसर मैं अभी तो नहीं कर सकूंगा सेपरेटली ना, जो भी क्यूरीज है आपकी वो हम देख लेंगे। अच्छा जी, इसमें ना यहाँ से करवाना शुरू कर देता हूँ। ये क्वेश्चंस जो हैं, acceleration, that. Acts downwards, ठीक है। ये मैंने डिलीट कर दिए हैं। और ये वाला पार्ट जो है ना इसका, इसको हम इससे मिटा देते हैं। इसको कर लेते हैं सेव एज 4 के नाम से, replace existing file 4। ठीक है भाई, अब यहाँ पर जरा देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। एक बॉक्स के ऊपर फोर्सेस लग रही हैं, लेकिन ये आधा ही दिखाई दे रहा है। चेक कर लेते हैं भाई यहाँ पे फोर्सेस कितनी होंगी। यहाँ पे एक ही फोर्स लग रही है ऐसे करके, यहाँ पे 10 है और 15 है। अब यहाँ की फोर्सेस अगर हमें पता हो, अब सपोज कि यहाँ पे 10-15 लग रही हैं और यहाँ पे आपके पास लग गई फोर्स 20 न्यूटन और 20 न्यूटन और 30 न्यूटन, 25, 50, और ये लग गई 30 न्यूटन। कितनी? 30 न्यूटन। सपोज यहाँ पे 20 न्यूटन है और यहाँ पे कितनी है? 30 न्यूटन। अब ये देखिए, लेफ्ट वर्ड जो है वो 50 न्यूटन लग रही है और राइट वर्ड जो है वो 25। इन दोनों को जब मैं माइनस करूंगा, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? 25। तो 25 न्यूटन जो फोर्स लग रही होगी, चूंकि राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड फोर्स जो है वो ज्यादा है, लिहाजा इसकी डायरेक्शन जो होगी वो लेफ्ट वर्ड होगी और 25 न्यूटन। तो आपका खाली सिर्फ आंसर बताना है 25 न्यूटन, तो आप डायरेक्टली, क्वेश्चन पूरा नहीं है ऊपर, ये कट हो गया, इस वजह से मैं दिखाई नहीं दे रहा। अब देखिए, द गस्ट ऑफ विंड, एक हवा का झोंका है जो कि क्या कर रहा है? wind pushes a juice box with an acceleration of इतने मीटर पर सेकंड। if the mass of the box is इतने ग्राम, what will be the force required to apply it? तो अब आप ये बताइए कि आपने फॉर्मूला क्या है? F is equals to ma। तो आपको क्या चीज़ मालूम करनी है? फोर्स। तो मास कितना दिया गया? 500 ग्राम। तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो किलोग्राम के अंदर देखिए कन्वर्जन बहुत ज़रूरी है, ये केजी में होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 0.5 और ये क्या आ रहा है? 2.5। तो 2.5 को आप 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.25 न्यूटन। तो 1.25 न्यूटन जो होगा इसका आंसर होगा। यहाँ पे कन्वर्जन करना जरूरी था। हाउ मच एनर्जी डज इट टेक्स टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 6 किलोग्राम आयरन डंबल 13 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इसका मास हो गया और ये डिग्री सेंटीग्रेड का है डेल्टा टी। जबकि हीट कैपेसिटी
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी की वैल्यू जो है वो इतनी है। ये किसकी वैल्यू है? सी की वैल्यू। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है? डेल्टा क्यू। हाउ मच एनर्जी का मतलब क्या है कि आपने एनर्जी का मतलब क्या है? डेल्टा क्यू आपने फाइंड आउट कर 36 और 660 जूल्स। तो ये आपके पास आंसर आ रहा है। इसको 36,660 जूल्स यहाँ पे देखें, लेकिन ये तो किलो दे रहा है। अच्छा यहाँ पर खाली जूल्स है, तो ये किलो नहीं आना चाहिए, खाली जूल्स आना चाहिए। ये वाला सही है। देखिए यहाँ पे अगर आप आए हैं तो पॉइंट यहाँ पर है 1 2 3, तो 3 का मतलब क्या हो गया? 36,660 इंटू 10⁻³ जूल्स। और 10⁻³ जूल्स जो होता है वो किस वाइल ड्रिंकिंग जूस, जब हम जूस को पी रहे होते हैं तो ये वही प्रेशर का मामला आ जाएगा। हेल्प ऑफ स्ट्रॉ फ्रॉम द जूस के द एयर प्रेशर इनसाइड द स्ट्रॉ, स्ट्रॉ के अंदर एयर प्रेशर क्या हो? जब एयर प्रेशर आपके पास आपका जो मुंह होता है उसके अंदर एयर प्रेशर रिड्यूस होगा तो स्ट्रॉ में भी क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा एयर प्रेशर। आप एयर प्रेशर रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं, तो डिक्रीज होगा। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? अ हीटर इज प्लेस्ड इक्विडिस, रखा है एक, ये हीटर रख दिया, यहाँ पर भी हीट ट्रांसमिट होगी और यहाँ पर भी हीट ट्रांसमिट होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग बीकर शोज ग्रेटर राइज इन, अब ये ब्लैक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी क्या होगी? एब्जॉर्ब ज्यादा, मैक्सिमम से रेस करेगा, इसका कम। तो वाई का टेम्परेचर जो होगा वो रेस करेगा ग्रेटर। देखो वाई बिकॉज ब्लैक सरफेस गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट, तो ये आपके पास गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। अच्छा यहाँ पे देखिए कोई उसकी भी बात नहीं की गई है कि इंसुलेटर या वो रखा गया हो, उससे नीचे की तरफ मूव कर रहा है, वेट नीचे की तरफ है, तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन m1। देखिए यहाँ पे टेंशन T होगा, W1 इज ग्रेटर देन T1, तो जो इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स लग रही होगी वो नीचे की तरफ लग रही होगी, तो एक्सेलरेशन m1 में कहाँ होगा? नीचे की तरफ होगा। और यहाँ पे एक्सेलरेशन कहाँ होगा? ऊपर की तरफ। ठीक है। इन द अगला देखें, इफ द टेम्परेचर ऑफ द हॉट पॉट, अगर हॉट पॉट का टेम्परेचर 125 डिग्री, देन इट्स टेम्परेचर इन कैल्विन, तो कैल्विन का टेम्परेचर जो होता है सेंटीग्रेड में 273 ऐड कर दीजिए, तो इसमें 125 ऐड करेंगे 273 में, तो ये 8 9 और 3 398 आ जाएगा। 398। ठीक है। इसमें मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, गलत भी हो सकता है, कैलकुलेशन चेक करते रहिएगा। शो ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कन्वेक्शन हो रहा है एक्सेप्ट, यानी कि वहां पे या तो कंडक्शन हो जाएगा या रेडिएशन हो रही होगी। फैन ऑफ ड्राई, अब बताइए कन्वेक्शन फैन में तो होती है लेकिन अगेंस्ट द ग्रेविटी नहीं आ रही है, ये चीज ध्यान करें। हॉट एयर फ्लाई, ये सही है। ठीक है। गैस हीटर हीटिंग अप द रूम, ये भी ठीक है। हीटिंग पैड्स टू रिलैक्स मसल्स, अब हीटिंग पैड आपने कांटेक्ट, यहाँ पे देखिए एयर इन्वॉल्व हो रही है, यहाँ पर भी पैड्स के अंदर जब आप हीटिंग पैड को अपने हाथ पे आप बांध लेते हैं तो कांटेक्ट में होता है, फिजिकल कांटेक्ट में होता है, कांटेक्ट में होता है फिजिकल। तो फिजिकली कांटेक्ट में होने का मतलब क्या हो गया कि ये नहीं होगा, ये कंडक्शन हो रही है। डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग, एक ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो होगी कैन बी कैलकुलेटेड, कैलकुलेट किया जाती है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, आर्किमिडीज के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। देखिए ये एक अच्छा सवाल है। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के थ्रू हम अननोन वेट फाइंड आउट करते हैं, हाइजन आपने पढ़ा नहीं है। फ्लोटिंग प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आर्किमिडीज ज्यादा बेहतर है, फ्लोटिंग के अंदर तो आप फ्लोट करने का प्रिंसिपल बताते हैं कि चीज फ्लोट करेगी या नहीं, तो आर्किमिडीज के थ्रू आप क्या करते हैं? डेंसिटी बता रहे। सिमरा, सिमरा सूट वेइंग, उसका सूट का वेट कितना है? इतने किलोग्राम। हर हैंडबैग, हाउ मच हैवियर द सूटकेस कंपेयर टू द हैंडबैग? राउंड ऑफ द आंसर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके सूटकेस का वेट इतना है, उसके हैंडबैग का वेट इतना है। हाउ मच हैवियर इज द, अच्छा ये जो है ना ये तकरीबन ये फर्स्ट ईयर से रिलेटेड चीज इन्होंने दे दी है, लेकिन हम ये बता सकते हैं। तो कितना हैवियर होगा? तो ये क्या है? 31.5 और ये क्या है? 10.11। तो ये 0 लगाएंगे, माइनस कर दीजिए कितना हैवियर होगा। 10 में से 1 जाएंगे तो 9, 4 में से 1 जाएंगे तो 3, 1 में से 0 जाएगा तो 1 और 3 में से, तो ये आपके पास आंसर आ रहा होगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है
कि इन जब हम किसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो जो वैल्यूज़ दी गई होती हैं, सिग्निफिकेंट फिगर लो होगी, कम होगी, लेस होगी, उसको कंसिडर। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स देखूँ तो 3 है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स देखूँ तो कितनी है, 4 है। तो हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी लेनी है, 3 लेनी। तो 3 लेने का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये आखिरी वाला 1 हटा दीजिए, तो आंसर आना चाहिए 31.5 में से 1 को। 5 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पर 2। तो मिनिमम सिग्निफिकेंट, अब इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स तो 4 वाले को नहीं लेंगे हम कितने वाले को लेंगे, 3 वाले को। तो आंसर आना चाहिए 21.4। जिसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स कम होती है ना, उसकी थ्रू हम कैलकुलेशन, तो 21.4 जो है ना, ये आपके पास आंसर है। ठीक है, अब ये मेरे ख्याल में फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, अगर आप पढ़ने तो। एन इनक्लोज्ड कंटेनर, द टेम्परेचर ऑफ द गैस, इनक्लोज्ड कंटेनर है, बंद है, टेम्परेचर ऑफ, अगर मैं उस क्लोज्ड कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो प्रेशर इनसाइड द गैस इंक्रीज कर जाएगा। भाई इनक्लोज्ड कंटेनर है, बंद है, यहाँ से यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है वो पहले क्लोज है, ठीक है, करीब है। अब मैं इसको हीट प्रोवाइड करता हूँ, टेम्परेचर इसका T बढ़ाता हूँ, तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोल्यूशन बढ़ जाएगा, इलास्टिक, तो वो जो कोल्यूशन बढ़ेगा वो इनके प्रेशर को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, तो प्रेशर इंक्रीजेस। अब पुलिस ऑफिसर टेल्स द कैप्टन टू द रेडियो, तो एक पुलिस ऑफिसर अपने कैप्टन को रेडियो के थ्रू बताता है कि बर्गलर व्हीकल इज ट्रैवलिंग एट 120 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, ही सेड द पीस ऑफ info as the officer delivered to the captain। अब बताइए ये क्या बता रहा है कि कितनी दूर है, 120 किलोमीटर है। तो वो जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा होगा वो अपने से डिस्प्लेसमेंट के थ्रू बता रहा होगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन जो दे रहा है कि भाई वो आपसे या मुझसे इतने किलोमीटर है, तो ये डिस्प्लेसमेंट आपको बता रहा होगा, याद रखें। अच्छा, लेकिन यहाँ क्या है, इस ट्रेवल कर रही है इतने किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो ये जो चीज किलोमीटर पर आवर दे रहा है, ये असल में क्या चीज है, वेलोसिटी है। अगर ये डिस्टेंस सिर्फ किलोमीटर दे रहा होता तो फिर वो क्या होता, डिस्प्लेसमेंट होता, अगर किलोमीटर, लेकिन अभी तो किलोमीटर नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। अगर ये कहता है